नमस्कार दोस्तों, मैं मोतीराम पुनः अपने इस क्लास कार्यक्रम में आपके समक्ष हाजिर हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? मित्रों, ये संकट के बादल बहुत जल्दी ढलने वाले हैं और बहुत जल्दी एक सकारात्मक माहौल बनने वाला है और सारे के सारे जितने भी एग्जाम्स हैं, जिनके फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, उनके एग्जाम बहुत जल्द होने वाले हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम के प्रति समर्पित होके समर्पित भाव से आप अपनी तैयारी को धार देते रहिए। क्योंकि मित्रों, एक बात तो कटु सत्य है कि जो कंपटीशन एग्जाम है, उसका मनोविज्ञान ये कहता है कि आपको उसमें निरंतरता रखनी ही होगी। बिना निरंतरता के आप सफल नहीं हो सकते। तो आप निरंतरता के साथ बहुत ही सकारात्मक तरीके से अपनी तैयारी को करते रहिए। अपने लक्ष्य में इतने लीन हो जाएं कि जो नकारात्मकता, कोविड-19 का काल और लॉकडाउन, ये सब चीजें आपको प्रभावित ही ना करें। आप इतने अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाएं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आप अगर ऐसे भाव से तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको सफल होने से, आपकी मंजिल को प्राप्त करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। खैर, आइए मित्रों, हम शुरू करते हैं। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का भाग 3, भाग 1 और भाग 2 में हमने देखा था चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की 5 महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में। आज हम ऐसे ही एक महत्वपूर्ण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं के बारे में बात करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बात की जाए तो ये एक राजस्थान सरकार का महत्वपूर्ण विभाग है जो अनेक योजनाएं चलाता है। समाज के पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए ये विभाग काम करता है। इस विभाग की महत्वपूर्ण 5 योजनाएं, इस विभाग की महत्वपूर्ण 6 योजनाएं जिनको राजस्थान सरकार ने फ्लैगशिप योजनाएं घोषित की है। वो पहली है सिलिकोसिस नीति 2019, दूसरी है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, तीसरी योजना है मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना, चौथी योजना है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, 5वीं योजना है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना और 6ठी योजना और अंतिम योजना है मित्रों पालनहार योजना। आइए हम एक योजना के बारे में बहुत डिटेल से और बहुत ही शानदार तरीके से एक को देखते हैं और समझते हैं। आइए मित्रों, अब हम शुरू करते हैं। सिलिकोसिस नीति 2019 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ये फ्लैगशिप योजना है। ये नीति 3 अक्टूबर 2019 को राजस्थान सरकार द्वारा लाई गई है। 3 अक्टूबर 2019। ये तारीख याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम के अंदर इस साइड नीति या योजना का नाम आ जाता है और इस साइड तारीख आ जाती है। इस तरफ योजना मैच कीजिए। तो हमें अगर तारीख याद नहीं है, तथ्य याद नहीं है, तो वो क्वेश्चन हमें आते हुए भी कई बार गलत हो जाता है। तो इस तारीख को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फ्लैगशिप योजना है ना। तो 3 अक्टूबर 2019 को ये योजना लाई गई है। इसमें एक ट्रिक भी काम कर सकती है कि ये 3 है और ये अक्टूबर का ए, ये भी 3 की तरह ही बन रहा है। वैसे ट्रिक पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ट्रिकें एग्जाम में प्रेशर के टाइम याद नहीं आती, कई बार हम भूल जाते हैं। लेकिन फिर भी लगभग 10% तो काम करते ही है ट्रिकें वगैरह। तो ये 3 अक्टूबर, 3 और ये अक्टूबर, तो 3 अक्टूबर 2019 को ये
नीति राजस्थान सरकार द्वारा लाई गई है। ये मैंने इसको पीडीएफ में देखा है, तो ये जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर ये नीति पड़ी हुई है, वो इंग्लिश में है, हिंदी में एक्चुअली ये अवेलेबल नहीं है। तो वहां पे इस नीति का नाम दिया हुआ है राजस्थान पॉलिसी ऑन न्यूमोकोनियोसिस। न्यूमोकोनियोसिस तो कई बार एग्जाम में मान लो आपको सिलिकोसिस नहीं मिलके न्यूमोकोनियोसिस मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इंग्लिश वर्जन जो इसका मैंने देखा 20 पेज की ये पीडीएफ है इसकी साइट पर, विभाग की साइट पर, उसमें न्यूमोकोनियोसिस दिया हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि न्यूमोकोनियोसिस और सिलिकोसिस एक ही बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सिलिकोसिस है क्या। सिलिकोसिस क्या है? जो श्रमिक, जो काम करने वाले मजदूर पत्थर से संबंधित काम करते हैं, जो गिट्टी बनाने वाले हैं, या फिर जो सैंड स्टोन से जो मूर्तियां बनती है उसका काम करने वाले हैं, या जो पत्थर का पाउडर बनता है उस इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं। आप कभी अगर ये आगरा रोड की तरफ गए हैं तो थोड़ा सा आगे चल के जो पत्थर की मूर्तियां वगैरह बनाने का काम होता है, तो वहां मैंने देखा है, वहां क्या होता है कि जो मशीनें चलती है उससे धूल के रूप में पत्थर के छोटे छोटे कण उड़ते हैं। वो कण क्या होते हैं कि शरीर में जाना शुरू करते हैं श्वसन के माध्यम से। तो अपने फेफड़े जो होते हैं वो मधुमक्खी का आपने कभी छत्ता देखा हो तो इस तरह से उनकी बनावट होती है। जैसे ही ये सिलिका के कण श्वसन के माध्यम से अंदर गए, बहुत ही महीन होते हैं, और जो फेफड़े, छोटे छोटे फेफड़े हैं जिनमें ऐसी संरचना होती है, वो इनमें जाके और जमने लगते हैं। ये इस कदर जमने लगते हैं कि फेफड़ों को धीरे 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 ब्लॉक करने लगते हैं और हमें पता ही नहीं लगता है। जब बिल्कुल फेफड़े खराब होने की स्थिति में आ जाते हैं तब व्यक्ति को पता लगता है, क्योंकि मंद तरीके से ये जा जाके जमते रहते हैं और फेफड़े प्रभावित होकर व्यक्ति स्थायी शारीरिक विकलांगता की तरफ बढ़ जाता है। जैसे फेफड़े खराब होते हैं और व्यक्ति स्थायी रूप से शारीरिक विकलांग हो जाता है, वो किसी काम करने लायक नहीं रहता है। वो जैसे ही खड़ा होता है, थोड़ा सा चलता है और उसकी सांस फूलने लगती है। जैसे कोविड-19 के अंदर भी फेफड़े प्रभावित होते हैं तो व्यक्ति की सांस फूलती है। इसी तरह से जो सिलिकोसिस बीमारी है ये भी व्यक्ति के फेफड़ों को खराब करती है और ये एक लाइलाज बीमारी है। इसका अभी तक कोई भी इलाज उपलब्ध नहीं है। इलाज उपलब्ध नहीं होने के कारण इससे जो व्यक्ति एक बार प्रभावित हो जाता है वो बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसका इलाज नहीं है और स्थायी शारीरिक वो विकलांग हो जाता है। सबसे बड़ी इस बीमारी की एक और चुनौती है मित्रों कि ये बीमारी जो तपेदिक बीमारी है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं, वो और सिलिकोसिस में अंतर करना बड़ा मुश्किल है। जब ये एक स्टेज पार करके बिल्कुल स्थायी शारीरिक विकलांगता के कगार पर पहुंचने वाली होती है तब पता पड़ता है कि ये सिलिकोसिस बीमारी है और या टीबी है। तो शुरुआत में अगर पता लग जाए तो जैसे मास्क का प्रयोग इसमें करना चाहिए, या शुरुआत में ही जो चिकित्सा संबंधी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जैसा कि कल हमने देखा था तो उसका प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए सरकार खैर प्रयास कर रही है। तो आइए देखते हैं कि जो सिलिकोसिस से प्रभावित व्यक्ति है, जो श्रमिक है, उनके लिए इस योजना में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उनके संबल के लिए, उनके आर्थिक संबल के लिए, उनके पुनर्वास के लिए, उनके इलाज के लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, और सिलिकोसिस नीति के माध्यम से उन लोगों को एक तरह से समाज में पुनः मतलब समाज में उनका पुनर्वास करने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, आइए देखते हैं।
आइए फ्रेंड्स, सिलिकोसिस नीति 2019 के प्रमुख प्रावधान के बारे में हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि सिलिकोसिस नीति 2019 जो 3 अक्टूबर 2019 को जारी की गई थी, इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं। इसमें पहला महत्वपूर्ण प्रावधान है कि सिलिकोसिस प्रभावित व्यक्ति को स्थायी दिव्यांग घोषित किया जाता है। जैसे जिस व्यक्ति को सिलिकोसिस हो गया है, जो व्यक्ति सिलिकोसिस से प्रभावित है, उस व्यक्ति को सिलिकोसिस होने के बाद स्थायी दिव्यांग माना जाता है, यानी उसको परमानेंट डिसेबल्ड माना जाता है। परमानेंट डिसेबल्ड मानने से वो व्यक्ति जो द पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 में जो परमानेंट डिसेबल्ड व्यक्ति होते हैं, उनके लिए एक कानून लाया गया है। उस कानून के तहत उसको स्पेशल लाभ मिलते हैं। इसमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि स्थायी दिव्यांग होने के बाद उस व्यक्ति को इस कानून के तहत 4,000 रुपए मासिक पेंशन मिलने लगती है। तो ये स्थायी दिव्यांग हो गया है, ये व्यक्ति घर पर बैठा हुआ है, तो अगर इसको 4,000 रुपए मासिक पेंशन मिलती है तो ये बहुत बड़ा संबल है जिससे वो अपने परिवार को संभाल सकता है। कई जगह मित्रों, द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 का ईयर आपको 96 भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि 7 फरवरी 1996 को ये लागू हुआ था ये कानून, और 1995 में ये कानून संसद से पास हुआ था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 4,000 रुपए मासिक पेंशन है वो उसको परमानेंट शुरू हो जाएगी जब वो स्थायी दिव्यांग इस नीति के तहत घोषित हो जाएगा। मित्रों, इसका अगला महत्वपूर्ण प्रावधान ये है कि जो व्यक्ति सिलिकोसिस नामक बीमारी से ग्रसित हो जाता है, जिस व्यक्ति को ये बीमारी हो जाती है, उसके बाद उस व्यक्ति को पुनर्वास करने के लिए, अर्थात वो व्यक्ति जो ये पत्थर से संबंधित काम कर रहा था, जो स्थायी दिव्यांग हो चुका है, सिलिकोसिस से ग्रसित हो चुका है, और हमने देखा था कि ये एक लाइलाज बीमारी है, तो इसका इलाज पॉसिबल नहीं है। तो इलाज पॉसिबल नहीं है, इसलिए उस व्यक्ति के पुनर्वास के लिए, अर्थात वो व्यक्ति वापस अपने जीवन को नए सिरे से किस प्रकार शुरू कर सकता है, उसके लिए सरकार 3 लाख रुपए एक मुश्त इस सिलिकोसिस नीति के तहत उसको प्रदान करती है। ये 3 लाख रुपए उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा वरदान है मित्रों, क्योंकि वो व्यक्ति स्थायी दिव्यांग हो चुका है और उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये 3 लाख रुपए मिलने के बाद वो अपना छोटा मोटा कुछ व्यवसाय शुरू कर सकता है, अपने आप को जीवन में एक नई शुरुआत कर सकता है। वो किराने की दुकान खोल सकता है या ऐसा काम कर सकता है जिससे कि वो बैठकर अपना रोजगार चला सके। तो एक तरह से ये पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए सरकार दे रही है। ये उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा वरदान से कम नहीं है मित्रों। इसी तरह से इसका अगला प्रावधान है सिलिकोसिस नीति 2019 का, कि व्यक्ति की अगर इस बीमारी के चलते मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होते ही उस व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए की सहायता तुरंत दी जाती है। अंतिम संस्कार के लिए उसको किसी प्रकार की, उसके परिवार को प्रॉब्लम नहीं आए, कोई परेशानी नहीं आए, उसके लिए सरकार 10,000 रुपए की ये जो सहायता है, ये मृत्यु होने के बाद तुरंत उसके परिवार को उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ तक समझने के बाद आगे हम देखते हैं कि सिलिकोसिस नीति में जो व्यक्ति है वो चला गया, ठीक है, किसी व्यक्ति को बीमारी हो गई है, वो स्थायी दिव्यांग था, ठीक है, और वो चला गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद उसका पीछे जो परिवार होता है, उस परिवार को भी आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए सरकार 2 लाख रुपए की जो है एक मुश्त सहायता प्रदान करती है। इस तरह से 3 लाख रुपए, 10,000 रुपए और 2 लाख रुपए की ये 3 सहायता ये राज्य सरकार देती है। और जैसे ही वो द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 के दायरे में आता है, स्थायी दिव्यांग होने के बाद, तो 4,000 रुपए मासिक पेंशन उसको ये मिलती है। इनके अलावा सरकार और भी बहुत सारे प्रयास करती है सिलिकोसिस से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनके लिए इलाज की विशेष व्यवस्था की जाती है। उन लोगों को
उसके लिए रिसर्च भी की जाती है कि किस तरह से इस बीमारी को कम किया जाए या फिर इसके लिए प्रिवेंटिव केयर की व्यवस्था की जाए, जैसे मास्क वगैरह लगाए जाए, या कार्यस्थल के ऊपर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वहां पर किस तरह के सेफ्टी मेजर्स अपनाए जाए ताकि सिलिकोसिस बीमारी नहीं हो या इसका प्रभाव कम से कम किया जाए। तो हमने देखा है कि इस सिलिकोसिस नीति 2019 के प्रावधानों के बारे में हमने देखा है। आइए हम अगली जो योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की, उसके बारे में देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, जो सिलिकोसिस नीति है इसमें जनवरी 2020 में एक संशोधन किया था जो मुझे याद आया है। जनवरी 2020 में राजस्थान सरकार ने सिलिकोसिस नीति में संशोधन करते हुए जो सिलिकोसिस पीड़ित है उनकी संतानों को पालनहार योजना का लाभ दिया जाएगा, ये प्रावधान किया है। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि पालनहार योजना का लाभ जो सिलिकोसिस पीड़ितों की संतानों को मिलेगा, जिससे उनको पढ़ाई लिखाई का खर्चा प्रति माह मिलता रहेगा, जिससे उनको आर्थिक संबल मिलेगा। ठीक है, पालनहार योजना भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में और देखेंगे, लेकिन जनवरी 2020 में यह संशोधन किया गया है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम सिलिकोसिस नीति को समझने के बाद मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में देखते हैं, जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अगली फ्लैगशिप योजना है। तो आइए देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में देख लेते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का जो नाम है, योजना का नाम कन्यादान। कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो कन्यादान का मतलब यह है कि ऐसा समाज में विशेष वर्ग जो कि अपनी कन्या के विवाह के लिए खर्च पूरा उठा नहीं पाता है और उनको कहीं न कहीं ये मलाल रहता है कि हम हमारी कन्या का बहुत अच्छे से विवाह नहीं कर पाए, हम कन्यादान अच्छा नहीं कर पाए, तो सरकार संवेदनशील निर्णय लेती है और एक अच्छी योजना लॉन्च करती है जिसका नाम है सहयोग और उपहार योजना। सबसे पहले सहयोग और उपहार योजना के रूप में इसको लागू किया गया था। सहयोग और उपहार योजना। मित्रों, पहले सहयोग और उपहार योजना के रूप में कन्यादान योजना को लागू किया गया था। उसमें भी जो कमजोर वर्ग समाज के होते थे उनकी कन्याओं को, उनकी बेटियों को शादी के समय आर्थिक सहयोग दिया जाता था। ये योजना मित्रों 2015 में लागू की गई थी। सबसे पहले 2015 में ये योजना लागू की गई थी। पिछले साल 2020 के अंदर इसका नाम, जो सहयोग और उपहार योजना है, इसका नाम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किया गया था। आइए हम देखते हैं कि जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है इसके लाभार्थी कौन कौन होंगे। तो मित्रों, जो कन्यादान योजना है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इसके लाभार्थियों की दो अलग अलग श्रेणियां हैं। जो आर्थिक लाभ इनको मिलता है उसके आधार पे दो श्रेणियां हैं। जो पहली श्रेणी है उसके अंदर एससी यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल, जो बीपीएल हैं वो अल्पसंख्यक वर्ग के, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी वो जो कि गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं, वो अल्पसंख्यक वर्ग वाले। जो ये तीनों वर्ग है इनको 31,000 रुपए कन्या का विवाह होने पर दिए जाते हैं। सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि है ये। लेकिन इसकी एक शर्त है मित्रों कि कन्या जो है वो 18 वर्ष की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बाल विवाह करें कन्या का और सरकार से कन्यादान भी लें, तो ये तो अपराध हो जाएगा, क्योंकि जो बाल विवाह है उसको ऑलरेडी
जो सरकार है उसने अपराध घोषित किया हुआ है। तो ये लाभ लेने के लिए आपको कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए कन्या का 18 वर्ष की उम्र का होना बहुत जरूरी है। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर वो कन्या 10वीं पास है, 10वीं पास है तो उसको 10,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे, अर्थात 31,000 रुपए तो ये मिलेंगे और 10वीं पास है तो उसको 10,000 और मिलेंगे। तो 10वीं पास अगर कन्या है, ठीक है, और वो कन्यादान योजना के तहत उसको अगर आर्थिक लाभ मिलता है तो उसको 41,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है, 41,000 उसको मिलेंगे, 31,000 प्लस 10,000 एक्स्ट्रा बोनस के रूप में। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर वो कन्या स्नातक है यानी वो ग्रेजुएट है तो उसको 20,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे, 20,000 रुपए इंसेंटिव के रूप में अतिरिक्त मिलेंगे। स्नातक महिला को 20,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो अगर हम देखते हैं कि कन्या अगर स्नातक है तो 31,000 रुपए और 20,000 रुपए मिला के उसको कितने मिलेंगे भाई, कुल 51,000 रुपए मिलेंगे। तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से ये एक शानदार कदम है। ये इससे लोग मोटिवेट होंगे कि हमारी कन्या को 10वीं पास करवाएं, हमारी कन्या को स्नातक तक पढ़ाएं, ताकि जो कन्यादान योजना है इसका भी अतिरिक्त लाभ मिल सके। इसी तरह से हम दूसरी कैटेगरी को देखते हैं जिसमें इन कैटेगरीज के अलावा जो कैटेगरीज हैं, है ना, शेष सभी श्रेणियों को बीपीएल, इस SC ST अल्पसंख्यक के अलावा जो श्रेणियां हैं उनके बीपीएल, अर्थात बीपीएल सारे आ गए। तो बीपीएल अंत्योदय परिवार जिनको 35 किलो गेहूं मिलते हैं, जो कि गरीबी रेखा से बिल्कुल नीचे जीवन यापन करते हैं, उनको आस्था कार्ड धारक, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं, आर्थिक रूप से कमजोर, ये आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS वाली कैटेगरी है। इसमें 2 शर्तें हैं मित्रों। 2 शर्तें ये है कि ये जो आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं हैं इनकी आय 50,000 से कम होनी चाहिए। आय कितनी होनी चाहिए, 50,000 से कम, और इनके परिवार में 25 साल से ज्यादा उम्र का कोई व्यक्ति कमाने वाला नहीं होना चाहिए, तभी आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं जो है आपके कन्यादान योजना का लाभ ले सकेगी, ठीक है। दूसरा ये है कि 18 वर्ष से अधिक आयु की जो लड़की है, अगर वो खिलाड़ी है तो उसको भी इसकी इस श्रेणी में रखा गया है। इनकी श्रेणियां अलग अलग इसलिए है क्योंकि जो SC ST अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल और ये है, इनको 31,000 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलती है और इनको 21,000 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलती है, ठीक है। इसमें 10,000 रुपए का अंतर है, लेकिन यहाँ पे जो शिक्षा का स्तर है उसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया सरकार ने। अगर इनको इस कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, जो लड़की है, जो बालिका है, वो 21,000 रुपए प्राप्त कर रही है, वो अगर 10वीं पास है तो उसको भी 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। अर्थात अगर इस कैटेगरी की बालिका है उसको 21,000 रुपए मिल रहे हैं, वो 10वीं पास है तो 10,000 रुपए और 21,000 रुपए कितने हो गए, उसको 31,000 रुपए मिलेंगे। और अगर वो बालिका स्नातक है तो 21,000 रुपए और 20,000 रुपए उसको 41,000 रुपए 41,000 मिलेंगे। अब इस योजना में एक छोटा सा प्रावधान और है कि इस योजना का जो ये लाभांश है इसकी 50% राशि शादी से पहले दी जाती है और 50% राशि शादी के बाद दी जाती है। शादी के पहले देने के लिए ये प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि जब लड़की की शादी होती है घर में तो खरीदारी करनी होती है, बहुत सारा खर्च करना होता है, मार्केटिंग करनी होती है, बाजार से चीजें लानी होती है, तो उसके लिए खर्च की जरूरत पड़ती है। तो सरकार ने ये प्रावधान किया है कि 50% राशि पहले दी जाए और 50% राशि शादी के बाद दी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, लेकिन इसमें एक प्रावधान और है
कि जो कन्यादान योजना है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इसका आवेदन आपको ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए शादी से पहले अगर आपको सहायता लेनी है, जो 50% की हमने अभी बात की है, तो आपको 15 दिन पहले आवेदन करना होगा। कितने दिन पहले? 15 दिन पहले आवेदन करना होगा। आप शादी से 15 दिन पहले आवेदन कर सकते हैं और शादी के बाद 6 माह बाद तक और 15 दिन पहले तक आप ऑनलाइन सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर इसका ऑनलाइन आवेदन करेंगे और आपको सहायता मिलेगी। तो इस प्रकार से हमने देखा मित्रों कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग किस प्रकार समाज के पिछड़े, कमजोर और ऐसे वर्ग हैं जो कि समाज के अंदर अपना सम्मान, उनको ऐसा लगता है कि समाज में हमारा सम्मान आर्थिक कमी की वजह से, हमारे पास पैसा नहीं है, निर्धनता की वजह से नहीं रख पा रहे हैं। उनके लिए सरकार की बहुत ही शानदार और अद्वितीय योजनाएं हैं। उम्मीद करता हूं आप इन योजनाओं के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप तथ्यात्मक विवरण जरूर रखें, क्योंकि ये फ्लैगशिप योजनाएं हैं, इनके बारे में कहीं से भी कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मित्रों, आज हमारी क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, अपनी क्लास का आनंद ले रहे होंगे और किस तरह से हम इन क्लासेस को और बेहतर बना सकें, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा कीजिए और बताइए, सजेशन दीजिए कि किस तरह से और बढ़िया हम कर सकते हैं। तो आप कोविड टाइम में अपने परिवार का और खुद का ध्यान रखिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए और 2 गज की दूरी रखिए, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठ के और अपनी तैयारी को निरंतर नई धार दीजिए। थैंक यू मित्रों, मिलते हैं वापस नई क्लास के साथ।